और अगर नीतीश कुमार सीएम नहीं बनते हैं, 1% मान लीजिए नहीं बनते, वैसे 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह नीतीश कुमार का ही होगा, लेकिन 1% भी सीएम नहीं बनते तो ये यकीन मानिए जनादेश का अपमान माना जाएगा। और इस बार तो स्थिति बहुत ही गजब है। इस बार तो नीतीश कुमार पलट के जा भी नहीं सकती, ये कहाँ जाए। लेकिन मैथिली ठाकुर को थोड़ा सा मोदी जी के फेस की वजह से वोट मिल गया। खुद भी मैथिली ठाकुर एक चर्चित चेहरा है, लोक गायिका है बिहार में, इस नाते से भी मैथिली ठाकुर को वोट मिला। और मैथिली ठाकुर का भी चुनाव टफ था, अगर आप गौर करें तो कई बार वो आगे हुई पीछे हुई और शायद लास्ट में 9,000 11,000 ऐसे कुछ वोटों से। इसके पीछे वजह थी कि अलीनगर में जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने 5 साल मेहनत की, उनको टिकट नहीं मिला। बाहरी का एक फैक्टर आ गया कि आपने अचानक से लाके किसी को चुनाव लड़ाया। कि रोली आचार उन्होंने किडनी अपने पिता को दी, जो एक बहुत बड़ा मैसेज था, करीब 2-3 साल पहले की बात है। लेकिन उस पर भी तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया कि पैसे लेकर उन्होंने अपने पिता को किडनी दी। एक आरोप ये लगाया और उन्होंने लगाया कि वो घर बर्बाद कर रहे हैं, उनसे फौरन घर छोड़ के जाने को कहा। चुनाव सिर्फ हवा से नहीं होता, चुनाव में आपके मतदाताओं का बूथ पर वोट भी पड़ना चाहिए। जो कि पार्टियां थी उनके पास, अन्य पार्टियों के पास बूथ लेवल के कार्यकर्ता थे, दरी बिछाने वाले, उनको ले जाके वोट डलवाने वाले, उनका वोट डल जाए तो आप तो कुछ नहीं करते। और ये भी माना गया कि कांग्रेस की वजह से आरजेडी की सीटें कम हुई, क्योंकि कांग्रेस ने एक मुद्दा जो है डाइवर्ट कर दिया। जो मुद्दे ताल बनवाया और मैं चुनाव जीतूंगा यही सब बार बार कहते थे। लेकिन तेजू भैया सेकंड भी तो नहीं थे, तेजू भैया तो बहुत नीचे चले गए, करीब 50,000 वोटों से उनकी हार हो गई वहाँ पे। लेकिन इस बार जब विधानसभा चुनाव हुआ तो कई मुद्दे तेजस्वी यादव स्वयं ने उठा पाए और खुद भी उलझे हुए थे। एक बड़ा फैक्टर उनके परिवार में था, उनके सगे बड़े भाई लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ रहे थे और कई सीटों पे उन्होंने आरजेडी के सामने प्रत्याशी उतार दिए। असल मुद्दे जो थे, ग्राउंड के मुद्दे तेजस्वी यादव ने उठाए कि नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, कानून व्यवस्था, ये सारे मुद्दे जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में आई तो ये सब मुद्दे शांत हो गए। सिर्फ एक मुद्दा चल रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़ वाला। नमस्कार, मैं हुमन चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राजनीतिक गलियारे में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। कहीं जीत का जश्न चल रहा है तो कहीं हार का मंथन। इन्हीं सभी पहलुओं और समीकरणों को गहराई से समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान अभिनव सिंह, जो न सिर्फ एक तेज तर्रार पत्रकार हैं बल्कि राजनीति के गहरे जानकार भी हैं। स्वागत है अभिनव आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिनव जी, बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे जो पहला सवाल ये है कि बिहार में एनडीए की जो ऐतिहासिक जीत रही है, क्या इसकी उम्मीद पहले से थी? देखिए, एनडीए की जीत को अगर आप देखें तो इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो जेडीयू और नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार की पार्टी ने पिछले करीब 15-20 साल बाद इतना अच्छा परफॉर्मेंस बिहार की जो विधानसभा चुनाव है उसमें किया है। जेडीयू जो है वो करीब 85 सीट जीती है इस विधानसभा चुनाव में। तो ये एक बहुत बड़ा एनडीए में बढ़ोतरी का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो जेडीयू भी है, जो इतने सालों बाद बैक हुई है। और इसके पीछे की वजह कई सारी हैं। एक मुद्दा था कि नीतीश कुमार इस बार रिटायर होने जा रहे हैं। एक मैसेज विपक्ष लगातार उठा रहा था कि नीतीश कुमार अब आगे सीएम नहीं बनेंगे, बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी, सीएम फेस कोई और होगा, महाराष्ट्र जैसा कुछ करेंगे। तो जो नीतीश का अपना कोर वोटर था और महिला वोट जिसको 10,000 रुपए बिहार में मिले, तो ये एक बड़ा मुद्दा था जिसके चलते नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बिहार में वापसी की है। जेडीयू जो कि 43 सीट जीती थी पिछले विधानसभा चुनाव में और लगातार 3 असेंबली इलेक्शंस में उसकी सीटें घट रही थी। इस बार जेडीयू की सीटें बढ़ी हैं और जेडीयू ही वो ऐसा फैक्टर है जिससे एनडीए अलायंस को बहुत फायदा हुआ है। बीजेपी की भी सीटें बढ़ी, पिछली बार 74 सीट बीजेपी जीती थी, इस बार 89 जीती है। करीब 15 सीटों का जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को भी हुआ है। लेकिन एक नीतीश कुमार का ऐसा फैक्टर है जिसने एनडीए के लिए पूरी बिहार में बाजी पलट दी। 200 का जो आंकड़ा था वो बिहार में पार कर पाना बहुत ही मुश्किल था एनडीए के लिए। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा फैक्टर साबित हुए जिन्होंने इस पूरे ही चुनाव को अपने आप में कह सकते हैं बदल कर रख दिया। वो शांत रहे, जब भी कभी उनसे सवाल किया, विपक्ष ने आरोप लगाया कि वो सीएम नहीं बनेंगे ऐसा कुछ, वो हर समय शांत रहे। लेकिन उनका जो वोटर है वो उनके लिए यूनाइट रहा। महिला वोटरों ने एक तरफा उनके लिए वोटिंग की और यही कारण है कि जेडीयू इतनी बड़ी पार्टी बन के उभरी और एनडीए को कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सीटें इस बार चुनाव में मिल पाई। तो ये थे एनडीए की जो जीत के कारण। क्या इस चीज की उम्मीद पहले से जनता कर सकती थी? हम लोग पहले से ये उम्मीद थी कि एनडीए इस तरह से शानदार जीत अपनी हासिल करेगी? देखिए, इतनी सीटों की तो उम्मीद एनडीए की नहीं लग रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि बिहार में चुनाव में कांटे की टक्कर है।
बिहार के विधानसभा चुनाव में, चूंकि महागठबंधन पर अगर आप गौर करें तो ऐसा लग रहा था तेजस्वी यादव के साथ युवा वोटर है। पिछली बार भी तेजस्वी यादव बहुत अच्छा चुनाव लड़े, सबसे बड़ी पार्टी पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव में आरजेडी ही रही, चाहे 2015 का चुनाव रहा हो चाहे 2020 का रहा हो। तो ऐसा लग रहा था कि आरजेडी जो है इस बार अच्छी फाइट देगी, लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी पिछड़ती चली गई और एनडीए को बहुत ज़्यादा सीटें इस चुनाव में बढ़ी। इसके पीछे तमाम कारण है, देखिए नीतीश कुमार का है। इसके अलावा जब से 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, बीजेपी को कह सकते हैं झटका लगा है, वो खासकर उत्तर प्रदेश में और देश भर में भी। उसके बाद से संघ जो है वो लगातार जहाँ भी चुनाव होता है वो वहाँ पे जाके अपने पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह से काम करता दिखाई देता है। जैसे बिहार में दिखाई दिया, बिहार में आरएसएस घर घर तक गया, लोगों से वोट की अपील की और इसी का फायदा है कि बीजेपी 89 सीट्स तक बिहार में पहुंची है और 102 ही सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि 89 सीट्स बीजेपी बिहार में जीत ले गई, ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसमें संघ की भी मेहनत है, कहीं ना कहीं नीतीश और मोदी की जोड़ी का कमाल है। मोदी मैजिक भी बिहार में कह सकते हैं इस बार देखने को मिला है। इस तरह से जितनी सीटें बीजेपी ने जीती, क्योंकि वहाँ पे बिहार में बीजेपी अपना कोई खास फेस आज तक बना नहीं पाई है। मनोज तिवारी को लाए लेकिन कोई खास काम हुआ नहीं। 2 डिप्टी सीएम इनके थे, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, लेकिन दोनों लोग आपस में उलझे थे। ऐसी चर्चा हो रही थी कि ये दोनों लोग अपनी सीट हारने जा रहे हैं, लेकिन दोनों लोग जीते, कोई खास इम्पैक्ट नहीं दे पाए। ऐसा लगा नहीं कभी कि विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी एक ऐसा फेस है जिसपे पब्लिक उनको वोट करे। उसके लिए फेस इनको मोदी जी का ही रखना पड़ा और कह सकते हैं कि इस नाते भी बीजेपी की जो है सीटें बढ़ी और महागठबंधन की सीटें बढ़ी। जी, एनडीए की इस जीत को शायद विपक्ष जो है वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है। विपक्ष जो है लगातार दावे कर रहा है, लगातार जो है चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है कि चुनाव आयोग का जो एनडीए को सहयोग रहा है। और एक बात और सामने आ रही है कि जो नीतीश सरकार ने 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाले, कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा एक फैक्टर बन गया। कहीं ना कहीं वो विपक्ष जो कह रहा है वो वोट खरीदे गए हैं 10,000 रुपए से। क्या कहना है इस पर? देखिए 2 बातें हैं। 14 तारीख को चुनाव हुआ, विपक्ष की एक पार्टी आरजेडी ने 17 नवंबर को बैठक बुलाई। इसमें जीते हुए विधायकों की बैठक थी और जो हारे हुए प्रत्याशी हैं इनकी बैठक थी। लालू राबड़ी आवास पे ये बैठक हुई और इसमें आरजेडी ने तो मंथन किया कि हम क्यों हारे, हमारी हार के कारण क्या है। वहीं दूसरी ओर जो दूसरी विपक्षी पार्टी है बिहार में, कांग्रेस पर गौर करें तो कांग्रेस के नेता चाहे राहुल गांधी हो, चाहे चिदम्बरम हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, ये सब लोग लगातार बता रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हो गई, वोटों की चोरी हुई है। तो देखिए 2 पक्ष हैं विपक्ष में, एक तो आरजेडी का और दूसरा कांग्रेस का। एक पक्ष ये स्वीकार रहा है कि वो चुनाव हार गए, उस पर समीक्षा करना उन्होंने शुरू कर दिया है आरजेडी की अगर बात करें। वहीं दूसरा पक्ष है कांग्रेस, वो अभी स्वीकार भी नहीं रहा है और उसको लगता है कि ये एक धांधली हुई है और उनका कहीं से कोई उनकी कमी नहीं थी। तो विपक्ष को ये स्वीकारना ज़रूरी है कि किस तरह से बिहार में चुनाव हुआ, पब्लिक उनके साथ क्यों नहीं थी, क्योंकि आरजेडी को वोट तो मिला। 22% का वोट शेयर अगर आप गौर करें तो आरजेडी को मिला है। बिहार में सबसे ज़्यादा वोट किसी पार्टी को मिला तो वो भी आरजेडी को मिला है। वो अलग बात है कि वो वोट शेयर इनका सीटों में नहीं कन्वर्ट हुआ। तो कह सकते हैं कि ये विपक्षी पार्टियों को इस पे समीक्षा करने की ज़रूरत है। आत्मसमीक्षा का विषय है कि आप कहाँ पे चूके, किन मुद्दों को आपने उठाया और किस कारण से इतनी बड़ी कह सकते हैं आपको हार मिली। वोट तो आरजेडी को मिला, लेकिन कांग्रेस की मैंने बात की, कांग्रेस तो इस पे गौर ही नहीं कर रही है। कांग्रेस के तो मुद्दे अलग है। कांग्रेस तो कह रही है कि वोट चोरी हो गई। वो जब तक अपने आप पे नहीं समीक्षा करेंगे तो उनको कैसे सफलता हासिल होगी। ये विपक्षी पार्टी के लिए एक कह सकते हैं सबक है और आने वाले समय में चाहे बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, आप जहाँ भी असेंबली इलेक्शन है आपको वहाँ के लिए पहले से कह सकते हैं तैयारी करना चाहिए। अगर वोट चोरी जैसी कोई चीज़ हुई भी है जिसको आप कथित तौर पे वोट चोरी कह रहे हैं, तो आप उसके लिए कैसे, क्या वोट चोरी होती है, आपको कोई कदम उठाना चाहिए। आप कैसे वोट चोरी को रोकेंगे, आप कैसे आप पीपल्स तक जाएंगे, जनता तक कैसे आप बताएंगे कि ये वोट चोरी हुई, या तो आप सिद्ध करके दिखाइए। तो आप तो कुछ नहीं करते। और ये भी माना गया कि कांग्रेस की वजह से आरजेडी की सीटें कम हुई, क्योंकि कांग्रेस ने एक मुद्दा जो है डाइवर्ट कर दिया। जो मुद्दे, असल मुद्दे जो थे, ग्राउंड के मुद्दे तेजस्वी यादव ने उठाए कि नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, कानून व्यवस्था, ये सारे मुद्दे जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में आई तो ये सब मुद्दे शांत हो गए। सिर्फ एक मुद्दा चल रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़ वाला। तो ये मुद्दा पब्लिक ने नहीं स्वीकारा। ये हम लोगों को समय लगा कि ये जो इतनी लंबी यात्रा चली सासाराम से, कहाँ 150 सीटें तक पैदल राहुल गांधी चल रहे हैं, तेजस्वी यादव चल रहे हैं, लेकिन पब्लिक ने ये मुद्दा कतई नहीं स्वीकारा और परिणाम हमारे आपके सबके सामने है। बात करें अगर महागठबंधन की, तो महागठबंधन जिस हिसाब से उसकी जो पुरानी छवियां, मतलब आरजेडी की जो पुरानी छवि रही है, इस बार उन्होंने गठबंधन किया। महागठबंधन का चुनावी रण में इस तरह से धराशायी हो जाना, कहां पर कमी रह गई? देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि मुद्दे से भटकना,
एक समय था कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा हुई। ये कांग्रेस को लगता था कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे एनडीए को सबसे ज़्यादा डेंट किया जा सकता है, लेकिन ये मुद्दा पब्लिक ने बिल्कुल नहीं स्वीकारा और पूरी तरह से ये मुद्दा एनडीए के खिलाफ जो महागठबंधन का मुद्दा था ये पूरी तरह से फेल हुआ, पब्लिक ने इसे रिजेक्ट किया। इसके अलावा भी कई चीज़ थी, जैसे देखिए आरजेडी जो है वो लगातार ज़मीनी मुद्दों को धार देती थी, रोजगार जैसे मुद्दों को, नौकरी के मुद्दों को, किसानों की समस्याओं को, अपराध को, लेकिन कांग्रेस ने ग्राउंड के मुद्दे न छूने की जगह वो अलग मुद्दे छूते चली गई, ये वजह थी। दूसरा, कांग्रेस और आरजेडी का जो इस बार अलायंस था, इसमें कांग्रेस कह सकते हैं एक प्रकार की लायबिलिटी जो है वो साबित हुई महागठबंधन के लिए। कांग्रेस 58 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ी और 10 सीट भी नहीं जीत पाई। डबल जो डिजिट है वो भी कांग्रेस इस चुनाव में नहीं छू पाई, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत झटका था। लेकिन माना जा रहा था कि जो मुकेश सहनी है, जो डिप्टी सीएम का पद मांग रहे थे, वो कितनी सीटें लाई, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि महागठबंधन में जितनी पार्टियां थी सबका परफॉर्मेंस खराब आए हैं। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखिए एनडीए में, तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने भी बहुत ज़बरदस्त शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा जेडीयू ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी ने तो किया ही किया, सबसे अधिक सीटें लाके सबसे बड़ी पार्टी वो बनी। इसके अलावा आरएलएम हो या जो भी हो, सभी ने बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया। तो क्या आरजेडी की हार की जो वजह है कांग्रेस बन गई? कह सकते हैं कि कांग्रेस एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से वोट अधिकार यात्रा शुरू की और जो पूरा मुद्दा वोट चोरी का, एसआईआर का उठाया, ये पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस वहाँ पे ग्राउंड में पब्लिक ने स्वीकारा नहीं। अगर आप गौर करें तो 2024 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में राहुल अखिलेश की जो जोड़ी थी उसने कमाल किया। राहुल अखिलेश को एक साथ लोगों ने देखा और वो वोटों में तब्दील हुआ। इसके पहले भी ये लोग 2017 में साथ आए, लेकिन तब पब्लिक ने नहीं स्वीकारा। लेकिन जब 2019 में कह रहे हैं 2024 में जब ये राहुल अखिलेश साथ आए, तो इस लोकसभा चुनाव में पब्लिक ने स्वीकारा, लेकिन ये वहाँ पे बना नहीं। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली है, मैं आपको बताऊं, ये चुनाव महागठबंधन पिछड़ा कहाँ से, जब सीटें अनाउंस होने लगी, जब पहले चढ़ के नामांकन का आखिरी दिन था, तब तक आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटें नहीं बढ़ पाई। जो जैसे पाया वो वैसे सीटें बांटता गया। कई सीटों पे ये लोग आमने सामने आए। चर्चा थी कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाना कांग्रेस नहीं चाहती है। सबसे जो मुख्य वजह थी महागठबंधन के फेलियर की, ये एक वजह ये भी है कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन जो है वो सीएम फेस नहीं बना रहा था। आरजेडी ने कहा कि तेजस्वी ही सीएम बनेंगे। राहुल गांधी उस पर राजी नहीं थे, कांग्रेस की पूरी पार्टी राजी नहीं थी, और इसीलिए कोई लिस्ट भी आरजेडी ने नामांकन तक अपनी जारी नहीं की। पहले चढ़ के नामांकन तक कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी। अपने आप कह सकते हैं कि खुल के दोनों पार्टियों के बीच में जो असमंजस की स्थिति थी वो सामने आ गई, और उसके बाद देखा गया कि किस प्रकार से तेजस्वी और राहुल में बनी नहीं। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से काफ़ी दूरी बना ली। जब उत्तर प्रदेश से नेता वहां प्रचार करने गए तब तक राहुल गांधी नहीं है, बहुत बाद में राहुल गांधी इस चुनाव में जुड़े, और कह सकते हैं कि कांग्रेस भी अंदरूनी तरह से आरजेडी के खिलाफ इस चुनाव में थी, और दोनों में जो असहमतियां थी वो खुल के पर्दे के सामने आ चुकी थी। इस बार जो जनता का रुख था कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ अच्छा था। लोग तेजस्वी को एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे थे, फिर उसका असर क्यों नहीं हुआ? क्या कारण रहे होंगे? देखिए, इसके पहले जब 2020 विधानसभा चुनाव हुआ तब आरजेडी सबसे ज़्यादा वोट शेयर पाके, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं सीटें पाके बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी। लेकिन इस बार जब विधानसभा चुनाव हुआ तो कई मुद्दे तेजस्वी यादव स्वयं नहीं उठा पाए और खुद भी उलझे हुए थे। एक बड़ा फैक्टर उनके परिवार में था। उनके सगे बड़े भाई लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ रहे थे, और कई सीटों पे उन्होंने आरजेडी के सामने प्रत्याशी उतार दिए। परिवार से भी लड़ रहे थे, पार्टियों से भी लड़ रहे थे, तो तेजस्वी यादव एक अकेले शख्स थे, उनके सामने तमाम चुनौतियां थी। और उसी समय एक समय मैंने जैसे आपको बताया कि इंडिया अलायंस में सीटें नहीं बढ़ पा रही थी। राहुल गांधी या कांग्रेस देखिए 58-60 सीटों पे लड़े, इससे भी अधिक सीटों की उनकी डिमांड थी। जीते कितने वो अलग बात है, इससे भी लेकिन कांग्रेस की डिमांड ज़्यादा थी। कांग्रेस जब मांगती है तो पूरा मुंह खोल के ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांगती है, भले उनकी कह सकते हैं बूथ पे पकड़ ना बढ़ ले, उनकी वहाँ पे ग्राउंड पे कोई हैसियत ना हो, लेकिन कांग्रेस ने भी काफ़ी हद तक सीएम फेस को लेके तेजस्वी यादव को नहीं स्वीकारा, और तमाम मुद्दे थे इसी तरह से जिसमें तेजस्वी यादव को मुश्किलें होती गई। मुकेश सहनी की भी पार्टी, ऐसा माना जा रहा था, मछुआरा जो समाज है, मल्लाह समाज का, केवटों का काफ़ी जो वोट है वो लेके महागठबंधन में आएंगे, लेकिन उनका भी वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। नतीजे हमारे आपके सबके सामने हैं। ये जो चुनावी हार हुई बिहार में आरजेडी की,
इसके बाद से जो लालू परिवार में एक बगावत छिड़ गई है। पहले उनके तेज प्रताप जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, वो घर और पार्टी से अलग हुए। उसके बाद आता है कि उनकी जो तेज प्रताप की बहन है, लालू की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, वो पार्टी से और परिवार से अलग हो गई। क्या कहेंगे इस बगावत पे? देखिए, जब भी कहीं हार हो जाती है तो कह सकते हैं कि एक दिनकर जी की लाइन है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो आरजेडी अब तो चुनाव हार ही गई है, लेकिन परिवार में भी बहुत भूचाल आ गया है। पार्टी का हश्र हुआ वो सबने देखा इस चुनाव में, लेकिन परिवार में भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने परिवार और पार्टी छोड़ दी। लालू यादव ने बाकायदा ट्वीट किया था उनके एक्स पर पोस्ट के बाद। तेजप्रताप यादव जो है वो पार्टी परिवार से अलग हो गए। उन्होंने जेजेडी करके एक पार्टी बनाई, खुद चुनाव लड़ा, अपने कैंडिडेट्स को उतारा। उनकी जो बेटी थी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने लालू यादव को किडनी दी है, वो भी 2 दिन पहले बिहार चुनाव के बाद 14 नवंबर शाम एक बैठक हुई लालू राबड़ी आवास पे। घर के ही सभी सदस्य मौजूद थे, नतीजे आ चुके थे, एनडीए महाविजय की ओर थी। उस वक्त लालू आवास में सिर्फ लालू परिवार जो है यही मौजूद था। उस दौरान रोहिणी आचार्य ने ये कहा कि जो चाणक्य बनते हैं, जिन्होंने इस जीत की कह सकते हैं कि सब कुछ जिम्मेदारी उठाई थी, उनको खुल के आके आगे जवाब देना चाहिए। और उनका इशारा सीधे तौर पे तेजस्वी यादव के लिए था, अपने भाई के लिए था, कि तेजस्वी यादव खुद पूरा कैंपेन कर रहे थे, सभी टिकट भी उन्होंने बांटी, उनको आके जवाब देना चाहिए था। और इसके साथ उन्होंने संजय यादव पे भी सवाल उठाए, जो इनके तेजस्वी यादव के पुराने दोस्त हैं संजय यादव, और एक और संजय यादव के साथी हैं। 2 लोगों पे रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाए। इसी बीच ऐसा बताया जा रहा है, अंदरूनी बात है, कितनी इसमें सत्यता या नहीं ये तो जो आने वाले समय में है वो पता ही चलेगी। लेकिन जो आरोप लगे वो ये लगे कि इसी बीच तेजस्वी यादव ने बहुत ही उल्टा-सीधा जो है वो रोहिणी आचार्य अपनी बहन को कहा और उनसे कहा कि आप फ़ौरन यहाँ से दफ़ा हो जाइए, आपने करोड़ों रुपए लिए, आपने करोड़ों रुपए लेके किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट की। जो कि एक मैसेज आया था कि जो उनकी बेटी हैं लालू जी की, रोहिणी आचार्य, उन्होंने किडनी अपने पिता को दी, जो एक बहुत बड़ा मैसेज था, करीब 2-3 साल पहले की बात है। लेकिन उसपे भी तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया कि पैसे लेके उन्होंने अपने पिता को किडनी दी। एक आरोप ये लगाया और उन्होंने लगाया कि वो घर बर्बाद कर रहे हैं, उनसे फ़ौरन घर छोड़ के जाने को कहा। ये 14 नवंबर की शाम की बात है, जिसके बाद 15 नवंबर दोपहर को एक्स पर रोहिणी आचार्य का पोस्ट आ गया और उन्होंने कहा कि मैं घर से जा रहा हूँ, संजय ने मुझसे यही करने के लिए कहा है। और तेजस्वी यादव पे भी वो हमलावर नजर आई जब उन्होंने बाइट्स दी मीडिया में, एयरपोर्ट पे पहुंची। इसके बाद रोहिणी रोहिणी के जाने के बाद जो अन्य बहनें थी तेजस्वी यादव की, वो भी घर से चली गई एक एक करके। तो कहीं ना कहीं परिवार और पार्टी में कह सकते हैं कि सबसे खराब दौर से इस वक्त गुजर रहा है। ये दौर समाजवादी पार्टी के सामने भी आया जब अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल में 2017 चुनाव हारने के बाद कह सकते हैं कितनी खटास हुई सबके सामने है, और फिर दोनों लोग एक हो गए, ये अलग बात है। ऐसा ही कुछ नज़ारा इन दिनों आरजेडी में देखने को मिल रहा है। परिवार और पार्टी दोनों ही बद से बदतर स्थिति में जा रही हैं, और जैसे लालू यादव या किसी अन्य को दखल देके इन तरह चीज़ों को समझौता कराना चाहिए। बिहार चुनाव में एक जाना माना नाम प्रशांत किशोर, जो खुद को एक राजनीतिक रणनीतिकार कहते हैं और कहीं ना कहीं ये दावा करते नजर आते हैं कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को उन्होंने जीत के मुकाम तक पहुंचाया है। फिर क्या वजह रही कि उनकी जन स्वराज पार्टी जो है वो एकदम जीरो पे जाके फेल हो गई? उनके फेल होने के क्या कारण हो सकते हैं प्रशांत किशोर के? देखिए, प्रशांत किशोर एक ऐसा फैक्टर थे बिहार में, जैसे लगता था कि दोबारा कोई केजरीवाल बिहार में आने जा रहा है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल की अचानक से पार्टी आई भ्रष्टाचार, नौकरी, तमाम मुद्दों पे, वैसे ही लग रहा था कि इस बार जो प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी है वो इस चुनाव में कुछ कमाल कर सकती है, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी। लेकिन प्रशांत किशोर की जो जनसुराज पार्टी थी, इसके साथ दिक्कत ये थी कि इनके बूथ पे कोई वर्कर्स नहीं थे। चुनाव सिर्फ हवा से नहीं होता, चुनाव में आपके मतदाताओं का बूथ पर वोट भी पड़ना चाहिए। जो कि पार्टियां थी उनके पास, अन्य पार्टियों के पास बूथ लेवल के कार्यकर्ता थे, दरी बिछाने वाले, उनको ले जाके वोट डलवाने वाले, उनका वोट डल जाए इसको सुनिश्चित करने वाले। प्रशांत किशोर के साथ ऐसा कोई फैक्टर था नहीं। प्रशांत किशोर सिर्फ हवा में चुनाव लड़ रहे थे, और प्रशांत किशोर का चुनाव उस वक्त और अधिक कमजोर हुआ जब प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़े। जब चर्चा थी कि राघोपुर से वो तेजस्वी यादव के सामने चुनाव लड़ेंगे, और प्रशांत किशोर अगर ये चुनाव लड़ते तो फिर हो सकता है एक लहर अलग बनती। लेकिन प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव न लड़के, मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ी गलती की, और उनका जो मनोबल था उनके समर्थकों का वो टूट गया। और मैंने जैसा कहा कि बूथ पे आपके कार्यकर्ता होने चाहिए, आपके पास संगठन होना चाहिए, सिर्फ चुनाव हवा से नहीं होता, आपके पास धरातल पे भी कुछ होना चाहिए। तो प्रशांत किशोर के पास धरातल पे कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि 25 से ज़्यादा सीटें आ जाएंगी,
तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब 25 से ज्यादा सीटें आ गई जेडीयू की, आप संन्यास ले सकते हैं। मतलब ये है कि जनसुराज जो पार्टी है, क्या उसकी चमक बस सोशल मीडिया तक थी? बिल्कुल सोशल मीडिया तक थी, चूंकि प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा नाम है, पहले से वो चुनाव में अपनी भविष्यवाणी करते रहे हैं। मीडिया मैनेजमेंट प्रशांत किशोर का बहुत अच्छा था। नोएडा एनसीआर तक प्रशांत किशोर के सब चाहने वाले थे, बहुत मित्रता उनकी इस तरह चीज़ों में रही, इसलिए मीडिया ने भी कह सकते हैं कि हल्का सा प्रशांत किशोर को ज़्यादा दिखाया। लेकिन प्रशांत किशोर के पास आपने देख लिया, सीटें भी नहीं आई, वोट शेयर भी नहीं आई। प्रशांत किशोर इसीलिए वहाँ पे फेल हो गए। खुद उनका चुनाव न लड़ना सबसे बड़ा डेंट था, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक ये भी था कि वो बीजेपी की बी टीम है। अखिलेश यादव जब वहाँ रैली करने गए बिहार में, तो उन्होंने कहा कि कई टीमें हैं, ए टीम है, बी टीम है, और अखिलेश ने कहा मन से कि एक पी टीम भी है। तो प्रशांत किशोर पे इसीलिए पब्लिक ने विश्वास नहीं किया। युवाओं का थोड़ा बहुत वोट उनको कुछ सीटों पे मिला है, वो सबके सामने है। एक जो है बहुत चर्चित सीट महुआ, जहां से तेजू भैया की बात करें तो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे आपको ट्वीट देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। युवा जो है बराबर पोस्ट कर रहे हैं कि उनको दुख हो रहा है, तेजू भैया को तो जीतना चाहिए था, तेज प्रताप को तो जीतना चाहिए था, और कहते हैं कि महुआ में उन्होंने काम भी किया है, फिर जनता ने उनको काहे स्वीकार नहीं किया? देखिए, जब इसके पहले वो विधायक हुए थे तो उन्होंने वहाँ पे काम किया, और उस वही एक उनके पास फैक्टर था कि वो पूरे चुनाव में प्रचार करते रहे कि मैंने डिग्री कॉलेज बनाया, मैंने अस्पताल बनवाया, और मैं चुनाव जीतूंगा जीतूंगा, यही सब बार बार कहते थे। लेकिन तेजू भैया सेकंड भी तो नहीं थे। तेजू भैया तो बहुत नीचे चले गए, करीब 50,000 वोटों से उनकी हार हो गई वहाँ पे। इसके पीछे भी आप कारण समझिए, जेजेडी से वो प्रत्याशी थे, उनका चुनाव चिन्ह लोग नहीं जानते थे। लालटेन सब जानते, कमल सब जानते, पंजा जानते, हाथी जानते, इनका चुनाव चिन्ह कौन जानता था? एक फैक्टर ये था, इन्होंने अक्षरा सिंह को बुलाया, प्रचार कराया, फिर इनके ही छोटे भाई इनके सामने आके वहाँ पे प्रचार किए। तेजस्वी अपने भाई के खिलाफ प्रचार किए, तेज प्रताप अपने भाई तेजस्वी के खिलाफ प्रचार किए। तो कहीं ना कहीं जब पार्टी और परिवार दोनों के बीच इस तरह की स्थिति थी, तो कहीं ना कहीं तेजू भैया भी उसी में गिरे हुए थे। और ऐसा माना जा रहा था कि तेज प्रताप यादव, शुरू से माना जा रहा था कि उनकी सीट बहुत टफ है, बहुत मुश्किल होगा, चूंकि वो अगर यही चुनाव वो आरजेडी से लड़ते, लालटेन चुनाव चिन्ह से लड़ते, तो यकीन मानिए कि तेज प्रताप यादव अगर ना भी जीतते तो बहुत अच्छी कंडीशन में रहते और जीत भी सकते थे। लेकिन वो जेजेडी से प्रत्याशी थे, पब्लिक उनको वोट देती तो वो किधर जाते, सत्ता के साथ जाते, विपक्ष के साथ जाते, उनकी विधानसभा का विकास कैसे होता, तमाम चीजें थी। पब्लिक ने नहीं समझा कि उनको जिताना ज्यादा जरूरी है। आरजेडी को बम्पर वोट मिला उस सीट पे, अगर तेज प्रताप यादव आरजेडी से लड़ते तो हो सकता वो सीट जीत जाते। एक नाम मैथिली ठाकुर, सिंगर, जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड कोई नहीं था, हाल ही में चुनावी माहौल के बीच में अपनी एंट्री करती हैं और बिहार की यंगेस्ट एमएलए बन जाती हैं। क्या कहना है मैथिली ठाकुर पे? देखिए, मैथिली ठाकुर अलीनगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी थी। अचानक से टिकट डिक्लेयर हुआ, और ऐसा माना जा रहा था शुरू से लेकर मतदान वाले दिन तक कि मैथिली ठाकुर अपना चुनाव हार जाएंगी। इसके पीछे वजह थी कि अलीनगर में जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने 5 साल मेहनत की, उनको टिकट नहीं मिला। बाहरी का एक फैक्टर आ गया कि आपने अचानक से लाके किसी को चुनाव लड़ाया। कुछ उनका सोशल मीडिया पे मजाक बना, जब लोगों ने उनसे ब्लूप्रिंट और इन सब पे सवाल पूछा कि आप कैसे विकास करिएगा, ये वो। उन्होंने कई बार कई मंचों से कहा कि मैं इसका नाम बदलूंगी। लेकिन मैथिली ठाकुर को थोड़ा सा मोदी जी के फेस की वजह से वोट मिल गया। खुद भी मैथिली ठाकुर एक चर्चित चेहरा है, लोक गायिका हैं बिहार में, इस नाते से भी मैथिली ठाकुर को वोट मिला। और मैथिली ठाकुर का भी चुनाव टफ था, अगर आप गौर करें तो कई बार वो आगे हुई, पीछे हुई, और शायद लास्ट में 9,000 11,000 ऐसे कुछ वोटों से 15,000 के अंदर ही मैथिली ठाकुर जीती। तो चुनाव मैथिली ठाकुर का भी टफ था, ऐसा लग रहा था कि मैथिली ठाकुर चुनाव हार सकती हैं, लेकिन मैथिली ठाकुर अंत में चुनाव जीत गई। और खेसारी लाल यादव को देखिए, वो तो चुनाव हार गए, उनका भी चुनाव बहुत फंसा हुआ चुनाव था। वो छपरा जहाँ से आए, वो खुद एनडीए का गढ़ माना जाता रहा था, और ऐसा था कि खेसारी यादव को गलत सीट मिल गई है और इस सीट पे बहुत मुश्किल है। कई बार आगे हुए, कई बार पीछे हुए, लेकिन खेसारी लाल हार गए। कहीं ना कहीं जो एनडीए की इतनी शानदार जीत हुई है, एक ऐतिहासिक जीत एनडीए ने दर्ज की है, पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि पूरी की पूरी उम्मीद है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो नीतीश कुमार से होंगे। लेकिन क्या नीतीश कुमार के अलावा कोई और भी चेहरे हो सकते हैं? देखिए, फिलहाल बीजेपी के पास तो ऐसा कोई चेहरा अभी बिहार में नहीं नजर आ रहा है। अब ये कोई नया चेहरा ना ले आए, जैसे कि राजस्थान में भजन लाल को ले आए, एमपी में मोहन यादव को ले आए, या मैथिली ठाकुर को ही सबसे कम उम्र का सीएम बनाने लगे, कहते हैं कि सबसे कम उम्र का विधायक भी हमने बना दिया देश में, और सबसे कम उम्र का हम सीएम भी बना देंगे। तो इस तरह के जो फैक्टर हैं, ये भले कुछ कर दे। बाकी नीतीश कुमार को पब्लिक ने मैंडेट दिया है, पब्लिक ने इतनी बढ़िया वोटिंग इसीलिए की, आपने देखा 70% तक मतदान हुआ इस बार, तो ये इसीलिए था कि नीतीश कुमार कहीं जा ना पाए। और अगर नीतीश कुमार सीएम नहीं बनते हैं, 1% मान लीजिए नहीं बनते, वैसे 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह नीतीश कुमार का ही होगा, लेकिन 1% भी सीएम नहीं बनते, तो ये यकीन मानिए जनादेश का अपमान माना जाएगा।
और इस बार तो स्थिति बहुत ही गजब है। इस बार तो नीतीश कुमार पलट के जा भी नहीं सकते, ये कहाँ जाएंगे? आरजेडी के पास 25 विधायक, कांग्रेस के पास 6, ये जाके भी वहां सरकार नहीं बना पाएंगे। महागठबंधन में 123 पे बहुमत है, 120 सीटें भी नहीं छू पा रहे हैं। तो नीतीश कुमार को एनडीए में ही रहना है बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से, और नीतीश को ही सीएम बनाना भी चाहिए। बाकी भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, और हो सकता है कि 2.5 साल बना दे, 2.5 साल बाद बदल दे, क्योंकि बिहार में बीजेपी को जबरदस्त मैंडेट मिला है, और यकीन मानिए कि अब अगले चुनाव तक बीजेपी वहां अपना सीएम देने के लिए एलिजिबल हो जाएगी। चिराग पासवान को क्या जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, चिराग पासवान खुद केंद्र में मंत्री हैं, वो एक सांसद हैं। चिराग पासवान को कुछ लोग बताते हैं, जैसे आपने नाम लिया, तो चर्चा रहती है कि चिराग पासवान को बिहार में मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाए, या डिप्टी सीएम जो है चिराग की पार्टी से आ जाए। लेकिन ये मैं इसलिए नहीं मानता हूँ, क्योंकि चिराग को सीएम बनाने, डिप्टी सीएम बनाने में बड़ा, पहले वो जाके वहाँ अपने मंत्री पद से इस्तीफा दें, सांसदी छोड़े, एक लोकसभा के सीट छूटे, फिर वो यहाँ पे आए, या तो उनको एमएलसी बनाया जाए, या तो फिर एक कोई विधायक अपनी सीट छोड़े वहां से, क्योंकि 6 महीने के भीतर आपको विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य भी होना होगा सीएम या डिप्टी सीएम के लिए। तो इसमें बड़ा असमंजस है, और इस पे नहीं जाएगी बीजेपी। और चिराग पासवान खुद भी इच्छुक नहीं है बिहार की राजनीति में, उनको केंद्र की राजनीति मिली है। और चिराग पासवान आप कह सकते हैं कि स्टेट से बढ़कर नेशनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और उनकी पार्टी भी नेशनल पॉलिटिक्स में, उनके करीब 6 सांसद हैं, और इस बार तो 19 विधायक जीत के आ गए। तो चिराग पासवान, मुझे नहीं लगता कि वो स्वयं बिहार आना चाहेंगे, और चिराग पासवान अपनी जगह पे रहेंगे। हो सकता है उनकी पार्टी से किसी को डिप्टी सीएम पद मिल जाए, डिप्टी सीएम भी ज़्यादा पद है, हो सकता है मंत्री बने, डिप्टी सीएम का पद भी नहीं चिराग की पार्टी को मिलेगा हमारे हिसाब से। जहाँ तक एक अभी खबर आई कि जो डिप्टी सीएम है वो बीजेपी से बन सकते हैं, तो क्या मतलब बीजेपी से ही बन सकते हैं डिप्टी सीएम, या कोई और भी चेहरे हो सकते हैं? देखिए, बीजेपी से तो निश्चित रूप से कोई ना कोई उप मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जब जेडीयू से है, जो 85 सीट लाई है, 85 सीट्स लाने वाली पार्टी जब वो मुख्यमंत्री देगी, तो 89 सीट्स लाने वाली पार्टी को उप मुख्यमंत्री देना होगा। इसके पहले उन्होंने 2 को दिया था, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। अब देखने वाली बात यह है कि यही रिपीट होते हैं या फिर कोई और रिपीट होता है, क्योंकि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने अपने बतौर उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में कुछ ऐसा किया नहीं जिससे उनको पब्लिक जान जाए, जिससे उनके नाम पे कुछ वोट आ जाए, एक्स्ट्रा पार्टी के लिए वोट बैंक ले आए। तो एक नया चेहरा हम लोगों को उप मुख्यमंत्री के रूप में देखने को मिल सकता है, और बीजेपी किसको बनाती है ये देखने वाली बात है, कि बाकी और किसी अन्य दल से नहीं माना जा रहा है। हो सकता है चिराग पासवान की पार्टी कोई उप मुख्यमंत्री चेहरा अपने लिए प्रोजेक्ट करे या एनडीए से मांग करे, लेकिन 2 डिप्टी सीएम से ज़्यादा बिहार में इस बार बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और हो सकता है कि बीजेपी का ही सिर्फ डिप्टी सीएम बने। उत्तर प्रदेश से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का लगातार बयान आ रहा है, वो भी जो है चुनाव आयोग पर तमाम सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या बिहार चुनाव का जो ये परिणाम है आने वाले समय में यूपी विधानसभा के जो चुनाव होंगे उस पर कुछ असर डालेगा? देखिए, बिल्कुल असर डालेगा, और बिहार चुनाव के परिणाम पे आप गौर करें, योगी जी ने करीब 31-32 विधानसभा सीटों पे चुनाव प्रचार किया बिहार में जाके, और लगभग 28 या 29 विधानसभा सीटें वहाँ पे उनकी पार्टी ने जीती। अखिलेश यादव ने करीब 27 के आसपास विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, महज 2 या 3 सीटों पर विपक्ष को वहाँ पे जीत मिली। तो अखिलेश और योगी की बिहार में लोकप्रियता क्या है, ये आप सिर्फ इसी आंकड़े से समझ सकते हैं जो मैंने आपको बताए। उत्तर प्रदेश में बात अलग है, यहाँ पे एक अखिलेश यादव अपना पीडीए के मुद्दे को जो है धार देते हैं। अगर वो वोट बैंक उनके साथ यूनाइट रहा, जैसे अयोध्या जैसी जनरल सीट पे उन्होंने अवधेश पासी को चुनाव लड़ा के एक यादव प्लस मुस्लिम प्लस एक पासी वोट बैंक ये जोड़ा, पीडीए का नारा दिया, इस तरह से अगर वो 27 में भी करते हैं, तो इस बार 27 में भी सपा को फायदा होगा जैसे 24 में हो। लेकिन तो मैं फिर से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी है, तमाम लीडरशिप है। बिहार जैसी जगहों पे जहाँ पे इनका इतना अच्छा कोई चेहरा नहीं था, वहाँ पे इतना ही मेजोरिटी में सीट्स लेके आए हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ स्वयं में एक बड़ा चेहरा है, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भी मानी जाती है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। बिहार का मैंने आपको आंकड़े बता दिए, और हर जगह जहाँ भी चुनाव हो वहाँ योगी आदित्यनाथ की रैलियों की डिमांड रहती है, जम्मू कश्मीर से लेकर बंगाल तक। तो देखने वाली बात रहेगी उत्तर प्रदेश में क्या है, लेकिन एक जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं विपक्ष का टूट गया है, और इतनी कम सीटें आई, अगर कांटे की टक्कर में भी विपक्ष हारता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इतनी कम सीटें यही बताती हैं कि विपक्ष की जो कमजोरी है वो सबके सामने आ गई है, और कहीं ना कहीं से मनोबल टूटेगा। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा जीत के बाद उस दिन की गंगा जी बिहार से होके बंगाल जाती है, बगली तैयारी बंगाल की, बंगाल से फिर ये उत्तर प्रदेश आ जाएंगे, क्योंकि पार्टी तो अपने हित को देखेगी, और ऐसा माना जाता है कि बीजेपी बहुत ही मेहनत से बहुत पहले से जुट जाती, जितने इनके कार्यकर्ता बिहार में थे संघ के और तमाम, ये सब बंगाल के लिए रवाना हो गए, वहाँ ये लोग अभी से मेहनत करने लगते हैं। तो देखिए आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में कुछ से कुछ तो असर इसका देखने को मिलेगा। तो ये बातचीत थी बिहार विधानसभा के चुनाव के परिणामों को लेकर।
बहुत सारे उठ रहे मुद्दों को लेकर। धन्यवाद अभिनव, आपका कीमती समय देने के लिए हमें। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान और नए मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए यूपी 24 नेटवर्क।